हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर की व्याख्या पूरी अच्छे से पढ़ ली है, उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 132 पर पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो देखें, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, वही टहलना जो मस्तिष्क के द्वारा एक सोची समझी गई क्रिया है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी क्रिया के अनुरूप मस्तिष्क की भागीदारी के बिना अचानक ही होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। वही टहलना मस्तिष्क के द्वारा सोची समझी गई एक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में जो लगने वाला समय है वो बहुत ही कम होता है, परंतु टहलना की क्रिया में सूचना को पेशियों तक पहुंचाने में मस्तिष्क को क्या लगता है? काफी समय लगता है। यही दोनों में प्रमुख अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं जिसे न्यूरॉन कहा जाता है के मध्य सिनेप्स में क्या होता है? तो सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है वो क्या कहलाता है? वो सिनेप्स कहलाता है। होता क्या है, जब एक तंत्रिका कोशिका से जो संकेत है वो दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं तो इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है उस खाली स्थान से होकर गुजरते हैं। इस खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है और इस सिनेप्स में एक रासायनिक द्रव भरा होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है? ये एक तंत्रिका कोशिका से आने वाले संकेतों को जो अगर दुर्बल हो गए हैं तो उन्हें फिर से शक्तिशाली बना के आगे भेजता है। ठीक है, इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका के जो संकेत है वो उस सिनेप्स खाली जगह को पार करके दूसरी कोशिका तक पहुंचते हैं। तो यानी ये खाली जगह एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का काम करती है। ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। जैसे आपका अंग है, त्वचा है, यहाँ से कोई भी आपको उद्दीपन प्राप्त हुआ वो यहाँ पर सबसे पहले डेंड्राइट के पास आएगा, डेंड्राइट से डेंड्रॉन के पास, डेंड्रॉन से यहाँ पर कोशिका काय के पास, और फिर कोशिका काय से ये एक्सॉन से होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा? ये यहाँ पर अंतिम सिरे जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है या सिनेप्टिक पुटिका कहा जाता है, यहाँ से होते हुए ये सिनेप्स जो खाली स्थान है यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का पदार्थ, एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, ये उन संकेतों को शक्तिशाली बना के आगे भेजेगा। ठीक है, और इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी और अंत में जाके वो संकेत कहाँ प्राप्त होंगे? मस्तिष्क को प्राप्त होंगे। और मस्तिष्क के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया के रूप में संदेश भेजा जाएगा वो पुनः इसी मार्ग से उस अंग तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? शरीर की स्थिति और संतुलन का जो अनुरक्षण है, बचाव करने का कार्य है, वो कौन करता है? तो वो पच मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है। जो पच मस्तिष्क होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक अनुमस्तिष्क, एक मेडुला ऑब्लोगेटा और एक पोन्स। तो जो शरीर की स्थिति और संतुलन का जो काम है ये अनुमस्तिष्क के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो विभिन्न अंगों में या विभिन्न अंगों से सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में क्या होते हैं? कुछ केंद्र होते हैं जो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। और गंध के लिए वित्तीय पाली होती है जिनकी मदद से उन अंगों में जो ग्राही मौजूद होती है, जो ज्ञानेंद्रिया मौजूद होती है, उनकी सहायता से वो संदेश कहाँ पहुँचते हैं? अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क के द्वारा हमें उसकी गंध का पता लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? वो हमें बताना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान मस्तिष्क की कोई भागीदारी नहीं होती। तो होता क्या है, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया है वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क काम क्या करता है? तो मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना को अपने अंदर एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। लेकिन मस्तिष्क काम क्या करता है कि इस प्रतिक्रिया में
जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को एकत्रित करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी मस्तिष्क की कुछ न कुछ भूमिका जरूर होती है। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है? पेज संख्या 136 का पहला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन एक प्रकार के रसायन है जो पादप के विभिन्न भागों से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और ये काम क्या करते हैं? तो ये पादपों की वृद्धि, विकास और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इन्हीं कारण इसे क्या कहा जाता है? पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को नियंत्रित या उनको समन्वय करने का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो छुई मुई के पादप की जो पत्तियों में गति होती है कि जब हम छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो वो अचानक से मुरझा जाती है। ठीक है, तो एक उसके अंदर होने वाली गति और एक किसी पेड़ पौधे की प्रकाश की दिशा में होने वाली जो प्रवाह की गति है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है? तो देखें, समझते हैं। तो सुई मुखी जो पादप की पत्तियां है उसकी जो गति है वो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से कैसी है? भिन्न है, क्योंकि प्रकाश और प्रवाह गति कैसी गति है? अनुवर्तन गति है। कैसी गति है? अनुवर्तन गति है, क्योंकि ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। परंतु जो छुई मुई पादप की पत्तियां है वो छूने के कारण फैलती और सिकुड़ती है, जो प्रकाश के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों गतियां आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो उसका नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये पेड़ पौधों में कोशिकाओं की वृद्धि करने का कार्य करता है। तो वृद्धि से रिलेटेड जितने भी पेड़ पौधों में अधिकांश कार्य होते हैं उसे ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन किस प्रकार सहायक है? ठीक है, तो देखें, प्रतान क्या होता है? एक संवेदनशील पौधा होता है। कैसा होता है? संवेदनशील पौधा। आपने देखा होगा कुछ पौधों पर उसकी शाखाओं पर इस तरह एक संरचना होती है जो जुड़ जाती है, उसके ऊपर लपेट जाती है, वही कहलाता है प्रतान। तो जब भी ये किसी सहारे के संपर्क में आता है तो जल और ऑक्सिन हार्मोन दोनों विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। जब जो प्रतान है किसी के सहारे के संपर्क में आता है तो इसमें उपस्थित जल और ऑक्सिन हार्मोन दोनों विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। इसी कारण से होता क्या है? कोशिका लंबी और कैसे हो जाती है? तन्य हो जाती है। जबकि जो प्रतान है वो मुड़कर उस सहारे या आधार से क्या हो जाता है? लिपट जाता है। ठीक है, जैसे आपने मटर के पौधे में देखा होगा कि उसके चारों ओर प्रतान क्या हो जाता है? लिपट जाता है। अगर आपने खेतों में बाढ़ के ऊपर कई सारे ऐसे पादप देखे होंगे जो प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो जलानुवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? एक पौधा लेते हैं और उसे गमले में उगा देते हैं। ठीक है, उसकी जो मिट्टी है वो एक ओर से गीली रखते हैं और दूसरी ओर से कैसी होनी चाहिए? सूखी। उसकी जो मिट्टी है हम गमले के अंदर समझ लीजिए कैसी मिट्टी? गीली मिट्टी भर लेते हैं और गमले से बाहर कैसे रख लेते हैं? सूखी मिट्टी। अब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती है और इस दिशा में हम पाते हैं कि जड़ों में कौन सा जलानुवर्तन होता है? धनात्मक जलानुवर्तन होता है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो उस सूखी मिट्टी की ओर यानी नीचे वाले हिस्से की ओर क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जैसा आपको चित्र दिख रहा है, जैसे ये समझ लीजिए ये वाला भाग है, ये गमले से ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें सूखी मिट्टी भरी हुई है और ऊपर वाला ये जो नीचे वाला भाग है इसमें गीली मिट्टी है। तो कुछ दिनों के बाद देखोगे कि पेड़ पौधे की जो जड़ों की लंबाई है वो बहुत ही तीव्र गति से इसके नीचे की ओर गति करेगी। तो इसे कहा जाता है जलानुवर्तन, क्योंकि जल की दिशा की ओर पेड़ पौधों की गति का होना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन। तो जड़ें पादप की जो जड़ें हैं वो जल के हिस्से की ओर तीव्र गति से वृद्धि करेगी, इसी को कहा जाता है जलानुवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियां होती है जो क्या करती है? कुछ विशेष हार्मोनों का स्राव करती है और ये हार्मोन ही क्या करते हैं? रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आप सब जानते होंगे कि हमारे शरीर में
कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है वो थायराइड या अवटु ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। किसका करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और इस ग्रंथि के लिए ये समय समय पर उचित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करे, इसके लिए जरूरी है कि आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। अतः अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उससे गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। इसी कारण हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है ताकि हमारे शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अगला प्रश्न है, जब एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रीनलिन रक्त में स्रावित होने से हृदय होता है वो तेज गति से क्या होता है? धड़कता है। क्या होता है? हृदय तेज गति से धड़कता है। जैसे अचानक आप चल रहे हो और आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया तो आप बहुत तेजी से दौड़ने लग जाओगे। ऐसी स्थिति में आपके हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी। इससे और क्या होता है? हमारे मांसपेशियों की जो स्पंदन दर है, जो फैलने और सिकुड़ने की दर है, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और साथ ही हमारी जो श्वसन की दर है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि इस स्थिति में हमारे शरीर में कई सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उन घटनाओं के कारण बाकी क्रियाओं में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अचानक आप अकेले में जा रहे हो और अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे समझ लीजिए आप घबरा गए, तो बिल्कुल आप पसीना पसीना हो जाओगे या फिर आप दौड़ने लग जाओगे या आपको एक अलग तरह से भय महसूस होगा। तो ये किसके कारण होता है? ये एड्रीनलिन हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो मधुमेह क्या होता है? मधुमेह एक प्रकार की बीमारी है जो कब होती है? जब हमारे शरीर में शर्करा के मान में वृद्धि हो जाती है और उस शर्करा के नियंत्रण हेतु किसकी जरूरत पड़ती है? इंसुलिन की। क्योंकि यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। तो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन का स्राव क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाती है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से जो इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हुई है उस कमी की भरपाई की जा सकती है। इसी कारण से मधुमेह के रोगियों का जो इलाज है वो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।